नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चला था, जो फेल रहा। लोकसभा चुनाव करीब है और उससे पहले विपक्ष के इस दांव को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने ओबीसी सीएम के साथ सामान्य और एससी डिप्टी सीएम की जिस सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया था, अब मंत्रिमंडल के गठन में भी उसका विस्तार साफ दिख रहा है। नई सरकार में जो 28 नए मंत्री आज जिन्होंने शपथ ली है, मंत्री बने हैं, नए मंत्रियों में ओबीसी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। ओबीसी से सबसे ज्यादा 11 मंत्री बनाए गए हैं, सामान्य वर्ग से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि एससी से 4 और एसटी से 5 चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। वो चेहरे, वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन मंत्रिमंडल में जो आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, विस्तार हुआ है। सबसे ज्यादा दबदबा ओबीसी से दिखता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसमें लगभग 51% से अधिक आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आती है। तो चलिए इसी समीकरण पर हम समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत भी करेंगे कि आखिर नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ इस कैबिनेट का विस्तार किया है, मोहन कैबिनेट में शीर्ष नेतृत्व ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो गणित बैठाया है, ये कैबिनेट में विस्तार के तौर पर हमें दिख रहा है। तो हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही। रीजन वाइज क्या समीकरण बीजेपी ने बिठाए हैं इस कैबिनेट में, और 2 पॉलिटिकल मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका अभिनव जी। और हमारे 3 सहयोगी देव श्रीमाली साहब भोपाल से इजहार और अमृतांशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क जल्दी से देव साहब मैं आपसे लूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओवरऑल हम देखें आज जिस एमपी में मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इन 28 मंत्रियों में सबसे ज्यादा दबदबा हम देख रहे हैं ओबीसी समुदाय से आने वाले वो 11 से 12 चेहरे हैं जिन्हें तरजीह दी गई है। उसके बाद सामान्य और एससी एसटी से 4 और क्रमशः 5 मंत्री बनाए गए हैं। जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी थी जाति समीकरण को लेकर, क्या ये गणित बीजेपी ने बैठाकर पहले ही लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की इस कैबिनेट में? बिल्कुल बिल्कुल। न केवल अभी लोकसभा अभी जो कैबिनेट की बात करें, टिकट देते समय भी इस बात का बहुत ख्याल रखा। राहुल गांधी आम सभाओं में तो बहुत बातें कर रहे थे पिछड़ा वर्ग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर रणनीति बनाने में लगी रही थी। और उन्होंने टिकटों का आवंटन भी जिस तरह से किया था, तो आप देखेंगे तो उसमें एक बड़ा वर्ग जो उन्होंने देखा कि किस इलाके में कौन सी जाति को संतुलित किया जाए और उसको टिकट देने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बड़ी संख्या में पहले टिकट दिए और अब मंत्रिमंडल में भी उसकी छाप दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री देखेंगे हम तो पिछड़े वर्ग से है एक, और उसके बाद भी जो अब मंत्री बनाए हैं तो उसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि सब कुछ टारगेट 2000 है। 2023 के चुनाव में भी कहा गया था कि हमको सिर्फ 2024 की तैयारी में यानी रिहर्सल के रूप में इस चुनाव को लेना चाहिए। इसीलिए से अगर हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, तीनों ने विधानसभा के चुनाव को भी लोकसभा के चुनाव की तरह लड़ा, वही के मुद्दे लेके आए और यहाँ तक कि उन्होंने नारा तक बदल दिया। उन्होंने नारा ही दे दिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो टैक्टिस थी, ये उस समय काम भी की उसने भी। और आप देखेंगे कि ओबीसी, हमने जो सीएसडीएस का आंकड़ा भी आपने चैनल पर जब दिखाया गया था, तो हमने देखा था कि ओबीसी की बड़ी आबादी ने उनके साथ वोट किया। और अब मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इस बात का ख्याल रखा है। हम अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक ओबीसी वोटर्स पाए जाते हैं। तो जो 4 मंत्री बनाए गए हैं, 4 मंत्रियों में 2 ओबीसी के मंत्री हैं, और सिर्फ ओबीसी के नहीं है, उन जातियों के हैं जिनका यहाँ बड़ी संख्या में वोट बैंक मौजूद है। अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो सबसे अधिक कुशवाहा काछी जाति के वोट रहते हैं और नारायण सिंह कुशवाहा को इसीलिए मंत्री बनाया गया है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी आबादी है, जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर 3 जिलों में तो कम से कम बड़ी संख्या में है ही, बाकी थोड़ी थोड़ी बाकी जिलों में भी है, वो है गुर्जर समाज। और गुर्जर समाज के जो एकमात्र इनके विधायक जीते, क्योंकि ऐदल सिंह कंसाना को
तो उन्होंने उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया। तो इस तरह से एक ठाकुर, एक ब्राह्मण और 2 ओबीसी, ये समीकरण रहा है। यानी 50% अगर आबादी, जिसकी बात दीपक कर रहे थे, वही आबादी के अनुपात में उन्होंने मंत्रियों की संख्या भी डिसाइड कर दी है कि अगर 50% हैं तो बिल्कुल। 50% हम आपको देंगे भी। तो ये रणनीति जो है ना 2024 के आम चुनावों के लिए ही तैयार की गई है। जी दीपक। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी भी हैं। अभिनव जी, आपका पहला ओपनिंग रिमार्क, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब आप एक विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। पहले भी विपक्ष में थे, लेकिन जो परिणाम आए हैं, अब आपकी पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी? और ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ है, खबर यही है कैबिनेट फॉर्मेशन के बाद कि जो जातीय समीकरण के आधार पर आप आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे थे, लेकिन ऐसा गणित बीजेपी ने बैठाया है इस कैबिनेट में कि वो दाव भी कांग्रेस के लिए फेल होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। अभिनव जी। देखिए, दांवपेच अपनी जगह है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं। उसमें 2 राज्यों में जबरदस्त जीत कांग्रेस को मिली और 3 राज्यों में भाजपा को मिली है। 3-2 रहा है और उसमें 10 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस पार्टी लगातार, और सेंट्रल इंडिया जो है, वहां पर सेंट्रल इंडिया के 4-5 राज्यों को अगर छोड़ दे तो वहां पर ही भाजपा गेन कर रही है और पीक पर है। अपने जितना पीक होना चाहिए वो है। राजस्थान ले लें आप, मध्य प्रदेश ले लें आप, गुजरात ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, यहाँ पे अपने पीक पर है। तो शिखर पे जाने के बाद उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो इनके नीचे आने की पूरी संभावना है। बाकी आप देखेंगे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये तमाम राज्यों में जबरदस्त फाइट में है भाजपा, और कहीं कहीं तो है ही नहीं। मतलब इन 7-8 राज्यों में तो भाजपा का अता पता नहीं है। तो जातिगत जनगणना जो मुद्दा है वो लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और बिहार में आप देखेंगे कि उसको लागू भी किया गया है नीतीश कुमार जी की सरकार में। तो यहां पर भी अगर ये जितने भी चीजें कर रही है, यहाँ पे हिंदुत्व के एजेंडे पे लड़ ले या किसी भी एजेंडे पे लड़ ले, लेकिन हम जनता का मुद्दा जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में उठा रहे हैं। और हम इतना जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा के चुनाव में जिस शिखर पर भाजपा है वहां से उसको नीचे आना है, और हमारी पूरी ताकत जो है यहाँ पर 15 से 20 सीटें जीतने की है, जो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जैसे हमने अभी चुनाव लड़ा था, यहाँ पर भी आपने देखा होगा हम 66 सीटों के साथ है, 40% हमारा वोट शेयर है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा वोट शेयर 5 से 6% बढ़ेगा, ये हमारी कोशिश है। तो हम जनता के मुद्दों के साथ है, और ओबीसी और SC ST के जितने भी मुद्दे हैं उसमें आप जानते हैं मध्य प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल रही है और क्या क्या हुआ है यहाँ पे, तो ये सारे वर्ग जानते हैं। कब तक आप जाति और ये सारी बातों पे करके, उनको जाति का जनगणना की मांग है वो पूरी करना चाहिए, और ये मुद्दा हम राहुल जी भी उठा रहे हैं और हम भी उठाते रहे। लेकिन अभिनव जी जिस वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं, आपका लगभग वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले 0.04% कम हुआ है। यानी जो आपका वोट शेयर 2018 के चुनाव में था, लगभग वही है, थोड़ा सा कम हुआ है। बीजेपी तो 9% आगे निकल गई। नहीं, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे उसका वोट शेयर मध्य प्रदेश में बड़ा है, एक पीक पर है वो, लेकिन अब इससे ज्यादा पीक नहीं है। एक शिखर होता है 4-5 राज्यों का, बाकी 25 राज्य और हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं। वहां पर क्या स्थिति है भाजपा की आप जानते हैं। बंगाल में पूरे तरीके से जो 21 सीटें थी वो वहां से गिरकर अगर 3-4 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन आप देख रहे हैं किस शिखर पर है, यही जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ आंदोलन है। तो ये जो मैं लौटूंगा अभिनय जी। इज़हार, ये जो अब खबरें हैं कि विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब मिल चुकी हैं, एक हो गई हैं। मध्य प्रदेश में एक बार यह भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर निकालेंगे। मध्य प्रदेश में इसका इंपैक्ट कितना होगा? और ये जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ, इससे जो गणित बीजेपी ने बिठाया है लोकसभा चुनाव को साधते हुए, विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश में आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो उसका सबसे पहला काम था मंत्रिमंडल का विस्तार करना, जो कि आज हो चुका है। और आज हमारी जिस दौरान कई मंत्रियों से बात हुई, विधायकों से बात हुई, बीजेपी नेताओं से बात हुई, तो कहीं ना कहीं अब वो कल से लोकसभा चुनाव में डबल ताकत के साथ जुट जाएंगे, दुगनी तेजी के साथ जुट जाएंगे। तो जैसा कि लगातार जो है बातचीत की जा रही है, बार बार भी ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमने देखा कि इंदौर में आज जो है
सीएम ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके जो एक लाभार्थी थे, बड़े वंचित थे, उनको उनका लाभ दिलवाया, उनका हक दिलवाया। तो इस तरह से कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। और अब जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर, जातिगत आधार पर अपना मंत्रिमंडल का गठन किया है, कहीं ना कहीं उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, उनमें से 29 को 29 हासिल किया जाए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास महज एक सीट है, जिसका जो छिंदवाड़ा, जहां से नकुलनाथ सांसद है। जिस तरह से अभिनव जी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस 10 से 15-20 सीटों का टारगेट लेके चल रही है और उसने कई बदलाव किए हैं। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कहें या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई, और हालांकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी, अंदाजा था और कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी, बल्कि बड़े मार्जिन से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मायूसी और निराशा से निकलने के लिए जो आलाकमान था उसने कुछ प्रयोग किए। सबसे पहले उसने एक युवा को, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, साथ ही जो प्रदेश प्रभारी थे उनको भी बदलते हुए भंवरजीतन सिंह को बनाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, तो बीजेपी की तैयारियां हैं, बीजेपी को डिफेंड करना है अपनी 28 सीटों को, और साथ में एक सीट जो कांग्रेस के पास है उसको भी हासिल करना है। तो वही कांग्रेस के पास लक्ष्य यह है कि उसको एक सीट हासिल करनी है, और जितना ज्यादा वो सीट गेन करेगी उसके लिए फायदेमंद होगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ। अगर हम हार जीत की बात करें, तो अगर वोट शेयर की बात करें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सीटें हैं कहीं ना कहीं उसमें जो कमी दिखी है वो एक बड़ा सवाल है, और उसको लेकर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले अभी लगातार जो है कांग्रेस से बैठकों का दौर जारी है। जो जीतू पटवारी हैं, पीसीसी चीफ है, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। महिला कांग्रेस के साथ उन्होंने बैठक करी, सेवादल कांग्रेस के साथ करी, एनएसयूआई के साथ कर रहे हैं, और प्रदेश के जितने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ करेंगे, पदाधिकारियों के साथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं फिलहाल कांग्रेस की जो है पूरी एक साथ एकजुट दिखाई दे रही है। नई कांग्रेस युवा कांग्रेस है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी के मार्गदर्शन में, और खड़गे जो उनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस कोशिश कर रही है। और हालांकि एक बात साफ है कि कांग्रेस के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब वो जितना भी गेन करेगी उसके लिए फायदेमंद होगा। और 5 साल अभी कांग्रेस के पास है, उसे 5 साल विपक्ष में बैठना है, और फिर जब चुनाव होगा फिर जनता के बीच जाना है। तो देखने वाली ये बात होगी कि जो कांग्रेस में बदलाव हुए हैं, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदला है, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी बदला है, और जो बैठकें लगातार जीतू पटवारी कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जमीन पर रहे, सतह पर रहे। जिस तरह से कई जगह से शिकायत आई थी कि कागजों पे मंडलम सेक्टर अध्यक्ष बना दिए गए थे, मंडल अध्यक्ष थे। तो इन सब चीजों से निपटते हुए कांग्रेस लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गई है। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा में वो कितना गेन कर पाती है। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपसे अमृतांशी। मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ, आधे से ज्यादा मैं समझता हूं आधी आबादी पर भी केंद्रित था, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। महिलाओं को लेकर मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था, महिलाओं की भागीदारी और उनके आधी आबादी पर चूंकि केंद्रित था। इस कैबिनेट में हम देख रहे हैं कि जो 5 महिलाएं हैं उनमें भी सभी को साधा है पार्टी ने, चाहे ओबीसी से आने वाली कृष्णा गौर हो, राधा सिंह जो एससी से आती वो हो, या फिर एसटी से आने वाली प्रतिमा बागरी हो, संपत्तिया उइके हो। यहां भी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो ये जो 5 महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं पर तो काफी हद तक केंद्रित था ही चुनाव, इसके समीकरण और इस गणित पर क्या राय रख रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए दीपक, मुझे वो समय याद आता है जब जो है रिजर्वेशन बिल की बात जो है वो संसद में की जा रही थी महिलाओं को लेकर। तो अक्सर हमारा जो तमाम नेता हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनसे ये सवाल रहता था कि आप रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कितनी महिलाओं को टिकट देती है, कितनी महिला पदाधिकारियों को जो है यहाँ पर जो है तरजीह दी जाती है। इसके अलावा जो कैबिनेट में है वो कितनी महिलाओं को शामिल किया जाता है। और ये बार बार जो है हम उनको पोक करते थे और उनसे पूछते थे, तो वो कहीं ना कहीं कहते थे कि नहीं देखिए, हमारी पार्टी महिलाओं को तरजीह देती है, ऐसी कोई बात नहीं। और शायद यही वजह रही है कि 35 जो है कैपेसिटी है मंत्रिमंडल की, इसमें से 28 ने शपथ ली और उसमें से 5 महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कम प्रपोर्शन है पर ठीक प्रपोर्शन है। अब ऐसे में भी आप देखेंगे कि महिला जो है सभी जो महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाओं ने शपथ ली है, वो अपने अपने हम कह सकते हैं कि वर्गों की सबसे कद्दावर नेता है। कृष्णा गौर जो है वो ओबीसी की नेता है, और ओबीसी के बतौर जो है खास तौर से बात की जाए तो
उन्होंने कई काम जो हैं वो किए हैं और ख़ास तौर से क्योंकि महापौर रही हैं, ओबीसी आयोग में भी देखिए शामिल रही हैं, इसके साथ ही साथ अब जो है 2 बार की विधायक हो गई हैं, अपने कह सकते हैं कि पारिवारिक विरासत को भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत कनेक्ट करती हैं, चाहे हम भले इग्नोर करें पर चुनावों के समय ये चीज़ें काफ़ी कनेक्ट करती है। अब संपत्तियाँ ओइकी को ले लीजिए, देखिए सांसद बनी थी एक नेता के निधन के बाद, और हम कह सकते हैं कि आदिवासी नेता हैं और बेहद ही कुशल नेता मानी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पकड़ वाली नेता मानी जाती है और अपने क्षेत्र में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनका दबदबा है। राधा सिंह की बात कर लीजिए, देखिए उनके जो ससुर रहे हैं वो पूर्व मंत्री रहे हैं जगन्नाथ सिंह, और जगन्नाथ सिंह का आदिवासियों में बहुत अच्छा खासा दबदबा है और जगन्नाथ सिंह की जो विरासत है उसको कंटिन्यू कर रही हैं। राधा सिंह पहली बार की विधायक रही हैं क्योंकि आदिवासी वर्ग से आती हैं, इसलिए उनको देखिए मंत्री बनाया गया है और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने इस पद को लेकर नजर आ रही हैं। इन तीनों की हमने बात की और भी देखिए 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं मंत्रिमंडल में। तो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर पता चलता है कि बीजेपी ने महिलाओं को तरजीह इसलिए भी दी है क्योंकि एक मैसेज जो बार बार जा रहा था कि लाडली बहना बंद होने वाली है, क्या बहनों की अब कोई फिक्र करने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस मैसेज को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए और खत्म करने के लिए कि नहीं देखिए महिलाओं को लेकर हम सोचते हैं, और हमारे मंत्रिमंडल में भी 5 महिलाओं को अब भी हमने पहले एक्सपेंशन में शामिल किया है और उसमें भी ओबीसी है, एससी हैं, प्रतिमा बागरी की बात हो गई। भले ही देखिए उपचुनाव में उनको हार मिली, आप किस्मत देखिए कितनी शानदार है उनकी, उपचुनाव में वो हारी, विधायक बनी और अब सीधा मंत्री बन गई। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी ने बहुत सोच समझकर तमाम नेताओं को फिट किया है और मैं मानती हूं कि ये मंत्रिमंडल संतुलित जरूर है, लेकिन जिस तरीके से एक लोकसभा के लिए चादर बीजेपी ने बिछाई है ये वाकई हम कह सकते हैं कि काबिले तारीफ हो सकती है। जी बिल्कुल, और इसी से कांग्रेस अब क्या सीख लेती है या कांग्रेस अपनी क्या बदलाव करती है रणनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर, देखना होगा। आपसे लगातार मेहमान बने हुए हैं कांग्रेस से हमारे जो साथी प्रवक्ता मेहमान अभिनव जी बने हुए हैं। अभिनव जी, अब आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ठीक है आप पीसीसी चीफ तो बदल गया है, एक युवा चेहरे को जीतू पटवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी भी अभी 2 दिन पहले बदलाव हुआ है, लेकिन चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी के सामने कई रहेंगे। चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हम बात करें तो अब आपकी पार्टी की वो संगीता शर्मा हो, शोभा ओझा हो, विभा पटेल हो, इन्हें भी अब अपनी जिम्मेदारी संभाल के संगठन को और पार्टी को मजबूत करना होगा, ये समझना होगा। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर जो संगठन में एक तालमेल होना चाहिए वो बीजेपी आरोप लगा रही कि अभी भी नहीं दिख रहा है। जीतू पटवारी के पदभार ग्रहण करने पर अगर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह जैसे नेता नहीं पहुंचते तो इससे मैसेजिंग गलत जाती है। नहीं, देखिए दीपक जी, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी का जब पदभार ग्रहण समारोह था, सुबह जब वो निकले इंदौर से, तो आपने देखा होगा जनता और कार्यकर्ताओं का हुजूम इंदौर से लेके भोपाल की सड़कों पर रात तक रहा और जबरदस्त हुजूम रहा। उसी तरीके से आप अभी देख रहे होंगे हमारी संगठनात्मक बैठक जो चल रही है उसमें शुरुआत हमारी महिला कांग्रेस की मीटिंग से ही हुई थी और उसमें सभी महिलाओं को बताया गया है कि 450 की टंकी का जो बीजेपी ने वादा किया है, उसके अलावा लाडली बहना जो गफलत में है अभी कि आगे पैसे मिलेंगे नहीं, ये सारी चीजें हम मुद्दे एक मजबूत विपक्ष के नाते हम ये मुद्दे से जुड़े रहेंगे और ये उठाते रहेंगे। अगर जहां पर भी कोई कमी नजर आएगी, सरकार, हम बधाई, हमने शुभकामनाएं भी दी है, हम मंत्रिमंडल को भी शुभकामनाएं देते हैं, हम पॉजिटिविटी के साथ हैं, लेकिन हम लगातार जनता से जुड़ जाए। कर्मचारियों के मुद्दे हो, किसानों की तुलाई हो रही है, अभी 2100 रुपए उनको मिल रहा है, वो लगातार सड़कों पर है कि हमें 3100 रुपए चाहिए। अगर ये वादा पूरा नहीं करती है तो हम इसके लिए भी जनता के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवा बेरोजगार जो 2 से 3 लाख पद इनने बोले हैं खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए जो वादे किए हैं, अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी। और जीतू पटवारी जी का एक सशक्त नेतृत्व, उमंग सिंघार जी, नवनियुक्त हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, ये पूरी ताकत से जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारी मीटिंग लगातार आप देखेंगे, आज तीसरा दिन है, सभी संगठनों से, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सेवा दल, आप देखेंगे कल हमारे जिला प्रभारियों की मीटिंग है, तो हम लगातार सतत संपर्क में। जीतू पटवारी जी पूरे एग्रेशन के साथ जनता की बात कर रहे हैं और हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। सभी मोटिवेट है, हमारे सारे प्रभारी मोटिवेट है, हमारे कार्यकर्ता मोटिवेट है। और आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में जो मैंने बोला आपसे कि ये शिखर है भाजपा का, इस शिखर से नीचे लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जनता के मुद्दे उठाकर। चलिए देव साहब, क्या कहेंगे आप? एक छोटा सा रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे राजनीतिक मेहमान बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये राह कांग्रेस के लिए इतनी आसान होगी नहीं। संगठन तो जरूर मेहनत कर ही रहा है, लेकिन कितना मुश्किल, कितना चैलेंज अब इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देख रहे हैं। चलिए, लगता है मेरा संपर्क नहीं हो रहा है। मेरा यही सवाल अमृतांशी आपसे है,
कितना चैलेंजफुल देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष में बैठी एमपी कांग्रेस के लिए? देखिए कांग्रेस जो है हम कह सकते हैं कि कमज़ोर पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के पास तमाम जो है वो कद्दावर नेता की एक लंबी फहरिस्त है। और इससे कुछ देर पहले जब हम जीतू पटवारी से बातचीत भी कर रहे थे, उनके हम बातचीत के लिए हम उनसे पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया देखिए कि वो क्या कुछ सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, और बतौर जो है वो चीफ जो है क्या कुछ चीज़ें आगे रखना चाहते हैं। और काफ़ी उन्होंने हम कह सकते हैं मजबूती के साथ रखा कि वो क्या कुछ जो है आगे करना चाहते हैं। लेकिन देखिए कमलनाथ की भी यही सोच थी, खास तौर से बात की जाए, और दिग्विजय सिंह भी अपने स्तर पर संगठन को जो है एक तरीके से चलाना चाह रहे थे कि संगठन मजबूत हो। कमलनाथ जो है वो लगातार नेताओं से मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने में लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी परेशानियां थी या जो अंदरूनी कले थे वो उनके लिए थोड़े प्रॉब्लमैटिक रहे, और ये विधानसभा चुनाव में उनको बहुत बुरी तरीके से जो है इस कारण से इनका सामना करना पड़ा। आपको याद होगा 2018 में जो है दिग्विजय सिंह ने एक एक कार्यकर्ता के पास पहुंचकर, एक एक नेता के पास पहुंचकर जितने भी कलह थे उनको सुलझाने का प्रयास किया था, और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा फायदा मिला था। लेकिन कांग्रेस में जो है खास तौर से अगर बात की जाए तो ये जो विधानसभा चुनाव रहा है इसमें कई चीजें ऐसी हुई जो कि कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक रही। सबसे पहले जब हम कह सकते हैं कि एक प्लानिंग जो है करने जा रही थी, स्पेशल टीम जो अपॉइंट की गई थी, जो है पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनको जो है साइडलाइन कर दिया और उन्होंने बोला कि वो अपने हिसाब से चलाएंगे। दूसरा जो है जिस तरीके से प्रभारी थे जेपी अग्रवाल, उनकी बिल्कुल भी नहीं चली, वो अपने संगठन को बिल्कुल भी मजबूत नहीं कर पाए। इसका रिजल्ट क्या रहा कि अंतिम समय में उनको हटाया गया और रणदीप सिंह सुरजेवाला को उसकी कमान सौंपी गई। अब देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ 1 से 1.5 महीने पहले जो है वो भोपाल पहुंचे और यहां से वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए इतनी जल्दी किसी का भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता है, ये सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। इंडी की जो रैली होने वाली थी, इंडी की रैली भोपाल में होने वाली थी, लेकिन उनको कुछ कारणों से कैंसिल कर दिया गया और कमलनाथ ने जब इसको लेकर बयान दिया तब भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था और कहीं ना कहीं वही रिजल्ट किया। कई छोटी पार्टी से जो है कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर ना होना, उसके लिए इंडी जो है यहाँ पे रैली नहीं हो पाई। एक बहुत अच्छा प्रभाव ये तमाम वो पहलू हम समझ सकते हैं, कारण भी रहे हैं इस चुनाव में, और आने वाले वक्त में अब संगठन, कांग्रेस का संगठन हालांकि इसको लेकर अब क्या स्टैंड रखता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का विस्तार हुआ है, 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें से 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 4 राज्य मंत्री हैं और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। सबसे ज्यादा दबदबा इस कैबिनेट में उन 11 मंत्रियों का दिखता है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, सामान्य से 6 और 4 एससी से, 6 एसटी से। यह बताता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, शीर्ष नेतृत्व ने कैबिनेट में किस तरह से संतुलन बनाया है, क्षेत्रीय हो या जातीय समीकरण हो। एक बार फिर हम रुक करेंगे, हमारे 2 सहयोगी बने हुए देवश्री माली साहब और इजहार भोपाल से बने हुए। इजहार, अब चूंकि लोकसभा चुनाव की बात होगी आगे चलकर, अभी से हो ही रही है, मुद्दे तो कई हैं विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए, लेकिन मुझे याद है जब पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल की लड़ाई थी, इस बार मोदी बनाम क्या होगा? विपक्ष अब तक अपना पीएम चेहरा तय नहीं कर पाया है। ममता बनर्जी जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर रही है पीएम के चेहरे के तौर पर, लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात करें, मध्य प्रदेश में इसका कितना असर होगा और ये विपक्ष एकजुट कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन में जो उसके घटक दल हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि कहीं ना कहीं जो अन्य दल हैं कांग्रेस के अलावा, उनमें और कांग्रेस में कहीं ना कहीं खींचतान दिखाई दी, विरोधाभास भरे बयान भी दिखाई दिए। तो अगर यही स्थिति लोकसभा चुनाव में रहेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बल्कि जो अब तो इंडी गठबंधन की बात करें, जो हश्र मध्य प्रदेश में हुआ है विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं वही लोकसभा में रहेगा। अगर लोकसभा में कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना है और कुछ सीटें हासिल करनी है, हालांकि अभी सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के पास है, और अगर वो चाहती है कि इसमें कुछ इजाफा हो, अच्छा परफॉर्म किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसे अपने जो घटक दल है उनसे मिलकर तालमेल कर जो है इस चुनाव में उतरना होगा। हालांकि बदलाव हुआ है कांग्रेस में, जीतू पटवारी अब प्रदेश अध्यक्ष हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो है वो प्रदेश प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि
जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से जो CWC की बैठक हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि जो कांग्रेस की डिफीट हुई है उसमें ये माना गया है, ये बात निकल कर सामने आई है कि जो कांग्रेस थी वो स्टेट में जो घटक दल थे इंडी गठबंधन के उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर तो वहीं रहा लेकिन जो सीट्स थी उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उस बात को ध्यान में रखते हुए अब जो जीतू पटवारी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं, वो कोशिश करेंगे कि जो इंडी गठबंधन है के दल हैं उनको साथ में लेकर चले, उनसे कोऑर्डिनेट बनाएं और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इसकी शुरुआत हो सकती है और इन गठबंधन के जो दल के जो नेता हैं उनके साथ कांग्रेस के नेता मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से खटास सामने आई, जिस तरह से विरोधाभास सामने आया, उसका कहीं ना कहीं जो सेंटर में जो गठबंधन है उसमें भी असर दिखाई दिया। जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान सामने आए तो कहीं ना कहीं उससे जो इंडी गठबंधन है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को पूरी कोशिश करनी होगी कि अखिलेश यादव से और जो दल हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें और मिलजुल कर लोकसभा चुनाव लड़ें, जिससे कि जो वोट है वो डाइवर्ट ना हो, जो वोट है वो बिखराव ना हो उसमें, और एक तरफा एक साथ जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं जिनकी सोच और विचारधारा जो केंद्र में सेम है, जो चाहते हैं कि इंडी गठबंधन देश के अंदर अपनी सरकार बनाए, तो उन्हें एक होकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो हाल विधानसभा चुनाव का हुआ कहीं ना कहीं ऐसा ही हाल लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर भी हम समझ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया साहब जुड़ गए। लोया साहब, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा विलंब से आए आप, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के साथी जो जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि हम 10 से 15 सीटों पर फोकस कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश की 29 में से 10-15 सीटों पर हम जीत की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला सवाल तो मैं यही पूछ रहा हूं कि आज जो कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ है मोहन मंत्रिमंडल का, काफी संतुलित दिख रहा है। 11 से 12 ओबीसी से आने वाले मंत्री, सामान्य को भी तरजीह दी गई है, एससी से 4 चेहरे, एसटी से 6 चेहरे, सबका बैलेंस आपने मोहन मंत्रिमंडल में बनाया है। इसका कितना इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में होगा, ये क्या गणित रहा बीजेपी का, जरा समझाएंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। आज जिस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो संतुलित मंत्रिमंडल है। उसमें ऊर्जावान लोग हैं, अनुभव वाले लोग हैं और मिलकर एक नया मध्य प्रदेश जिसकी रचना का संकल्प हमारा है कि हम एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने जा रहे हैं, उसमें निश्चित ये मंत्रिमंडल बहुत बड़ा सहयोग करेगा। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस 10 से 15 सीटों पर बहुत फोकस कर रही है, यही कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस सीटों पर फोकस करती है, जनता पर फोकस नहीं करती। हमारी जो राजनीतिक रणनीति होती है, जो हमारा राजनीतिक क्रियाकलाप होता है, जो हमारी सरकारों का कामकाज होता है, वो जनता को कितना लाभ पहुंचा पा रहा है, इस आधार पर राजनीति के निर्णय किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी सीटों पर करती है। अभी विधानसभा में भी आपने देखा था कि उन्होंने सीटों के मान से तो उन्होंने अपना काम किया, परंतु सीटें जनता देगी आपको, और जनता आपसे उकता चुकी है, जनता आपके झूठ से उकता चुकी है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस के पास कोई जगह मध्य प्रदेश में अभी है। 29 के 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये आधी बात है कि हम इस तरह का काम करने जा रहे हैं जो सरकार के माध्यम से होगा। और जो संगठन की बात है वो आपको मालूम ही है कि परसों राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में किस तरह से जो मध्य प्रदेश मॉडल था उसकी प्रशंसा माननीय अमित शाह जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, और वहां मध्य प्रदेश के संगठन का जो मॉडल था उसका वहां प्रेजेंटेशन हुआ। तो हम संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, दोनों स्तर पर मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है, वहां काम कर रहे हैं। और काम करने के कारण ही जनता हमें बार बार चुन रही है, केवल एक बार नहीं चुन रही है, निरंतर चुन रही है, लगातार चुन रही है, क्योंकि हमारी एक दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है कि अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और उस अंत्योदय के लिए सरकार को काम करना है। संगठन जो जिम्मेवारी जिसे देगा वो काम करेगा। सरकार में वोट शेयरिंग की बात कही जा रही है बीजेपी में इस वक्त, लोया साहब इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आपकी पार्टी अब इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है कि अब हमें 50% वोट शेयरिंग के लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ना है। इस पर भीतर खाने पार्टी क्या तैयारी कर रही है? देखिए मैं बताऊं, हमने 51% या उससे ज्यादा वोट हर बूथ पर मिले तो मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर बूथ समितियां बनाई थी।
उनमें एक अध्यक्ष, एक महामंत्री, एक बीएलए, इसके साथ कार्यक्रमों के प्रभारी के माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रभारी, वहां कार्यक्रम का प्रभारी, वहां जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी, सहकारिता के साथ कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी, समाज के श्रेष्ठ लोगों के साथ जुड़ने की जिम्मेवारी, जो किसी दल के लिए काम नहीं करते हैं, वो राष्ट्र और प्रदेश के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर हमने मध्य प्रदेश में जो अभी आप देखेंगे कि 101 विधानसभा क्षेत्रों में हमने 100% से ज्यादा, 50% से ज्यादा मत प्राप्त किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो नया टारगेट दिया है, जो टास्क दिया है, वो टास्क ये है कि हमें प्रत्येक बूथ पर इतने ही वोट लाने हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी की जो कुशल रणनीति है, हमारा जो विचार परिवार है, उसका जो मार्गदर्शन है, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश में एक इतिहास बनाएंगे। केवल 29 के 29 सीट नहीं जीतेंगे, बल्कि हर बूथ पर, ज्यादातर बूथों पर हम 50% से ज्यादा वोट लेकर आएंगे। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि जो पार्टी जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है उसके परिणाम तो दिख भी रहे हैं। 3 राज्यों के परिणामों ने बताया भी है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इजहार। लेकिन जो पार्टी आगे बढ़ रही है बीजेपी रणनीति के साथ, कांग्रेस के लिए तो काफी चैलेंजिंग ये भी होगा कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 10 से 15 सीटों पर फोकस कर रहे हैं। मैं लौटूंगा लोया साहब, जिस स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, अभी तो फिलहाल बीजेपी ये भी फोकस कर रही है, शिवराज सिंह चौहान का भी स्टेटमेंट आया था कि हम छिंदवाड़ा की वो 6 सीटें क्यों हार गए। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने और कमलनाथ के सामने भी एक चैलेंज तो होगा ही कि इस गढ़ को भेदने नहीं देना है बीजेपी को। अगर ये सीट भी निकल गई तो ये एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी लोया जी जो हैं उन्होंने एक बड़ी बात की है। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनको बीजेपी जीतने की बात कर रही है, लेकिन अब लोया जी ने एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक और लक्ष्य दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कि जो वोट प्रतिशत उन्हें चुनाव में मिला है वो वोट प्रतिशत उन्हें अब हर बूथ पर चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये टास्क है, अब इस टास्क को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुट गए हैं। आज हमारी कई लोगों से बात हुई। हमारी जो अभी आज मंत्री के पद की जिन्होंने शपथ ली है, गोविंद सिंह राजपूत, उनके बेटे आकाश राजपूत से बात हुई, तो उन्होंने भी हमसे यही कहा कि कल से हम दुगनी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। और लोया जी जो अभी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनका यही इशारा था कि जो वोटिंग परसेंट हमें जो विधानसभा चुनाव में मिला है, अब इसी वोटिंग परसेंट को हम हर बूथ पर लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी कांग्रेस तो 10-15 सीटें जीतने की बात कर रही है और अपना गढ़ को बचाने की बात कर रही है। कमलनाथ के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके बेटे जो नकुलनाथ हैं, जिनकी एकमात्र सीट है लोकसभा की मध्य प्रदेश की कांग्रेस के पास, उनको बचाने का एक बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब अपनी पूरी नजरें छिंदवाड़ा पर गड़ा दी हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमलनाथ के लिए अब परेशानी का सबब हो सकता है। अगर हम बात करें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो वो कई बार बोल चुके हैं कि इस बार हम 29 लोकसभा सीटों को उन्होंने 29 कमल के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि 29 सीटों के 29 कमल को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस बीजेपी है वो 28 के साथ साथ 29वीं सीट जो कि नकुलनाथ जिसके सांसद हैं, कमलनाथ का गढ़ है, कमलनाथ के बेटे हैं, उस सीट को जीतने की दिशा में भी काम कर रही है, जबकि कांग्रेस 10 से 15 सीटें जीतने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से उसे विधानसभा चुनाव में बड़ा मैंडेट मिला है, जिस तरह से उसने प्रचंड जीत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस और उसका मोरल बहुत हाई है। उसके जो नेता कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं वो अति उत्साह, उनमें काफी उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब बात की जा रही है कि जितना जो वोट शेयर था विधानसभा चुनाव का, अब प्रत्येक बूथ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें चुनावों की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जो जिस तरह से वो जनता के बीच गए, उसी को भारतीय जनता पार्टी जो है अब लोकसभा चुनाव में भी दोहराने वाली है। जिस तरह से हम बात करें, मध्य प्रदेश में लाखों लोग ऐसे थे जिनके पास घर नहीं थे या कच्चे घर थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए। अगर हम बात करें खाने की, तो भोजन की गारंटी दी है बीजेपी ने कि जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो एलिजिबल हैं, उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है और अगले 5 साल तक वो राशन दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं लाभ तो मिला है कई हितग्राहियों को जो मानते भी हैं, और जो वोट बैंक बीजेपी के साथ आया है उसमें से आधे से ज्यादा वोट बैंक उन हितग्राहियों का भी है जिन्होंने
योजनाओं का लाभ उठाया है। लोया साहब, आप कुछ कह रहे थे। दो बातें, एक बात कहना चाहता था, मैंने मेरी पार्टी की तो सारी बातें बताई हैं, उसके साथ में इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस कहती कुछ है और उसकी रणनीति देखिए काम क्या कर रहे हैं। पहले दिन जीतू पटवारी जी जो खुद अपना चुनाव 35,000 वोट से हारे, उन्हें तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जिताने की जिम्मेवारी दे दी। उनके साथ परसों प्रभारी और जोड़ दिए, जो प्रभारी लगातार 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, एक 2.25 लाख से, एक 3.5 लाख से। तो ये तो कांग्रेस की रणनीति है। और जिस तरह कार्यप्रणाली कांग्रेस की पुरानी वाली कार्यप्रणाली आती दिख रही है, जो पिछले 3-4 साल से थोड़ा घट गया था मामला, वो दिख रही है कि शुरू दिन पहले दिन किस तरह महाकाल के परिसर में, महाकाल के सामने नंदी हाल में किस तरह से कांच फोड़े गए, किस तरह से वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो किया, जो कृत्य जिसके कारण FIR भी दर्ज हुई, वो दिखाई देता है। और आजकल ये सूचना तकनीक की क्रांति का युग है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति आपकी हर हरकत पर निगरानी रखता है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है कि आप किस तरह के, किस चरित्र के लोग हैं, और उसमें उसे भारतीय जनता पार्टी सबसे श्रेष्ठ चयन दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये पार्टी संस्कार की बात करती नहीं है, केवल संस्कार उसके कार्यकर्ता के स्वभाव में है। कांग्रेस संस्कार की बात करती है, परंतु संस्कार का और कांग्रेस के कार्यकर्ता का कोसों आपस में कोई वास्ता नहीं होता है। तो जनता हर चीज को नापती है और फिर अपना निर्णय देती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया लोया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इजहार आपका भी बहुत शुक्रिया। देव साहब, शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो ये तो बात हुई अलग अलग उन सवालों की जो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल खबरों में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द।